दोस्तों, जब हम मेसोपोटामियन एम्पायर की बात करते हैं तो आपने बेबीलोनियंस, असीरियंस, हिटाइट्स, इनका नाम तो बहुत सुना होगा। लेकिन आज के एपिसोड में हम एक ऐसी सल्तनत, एक ऐसी एम्पायर की बात करेंगे जिसका चर्चा एज फार एज मेसोपोटामियन एम्पायर्स इज कंसर्न्ड बहुत कम किया जाता है। चलिए आइए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं और इस मिस्टीरियस एम्पायर के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका चर्चा बहुत कम किया जाता है। वेलकम टू लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। मैं हूं आपका होस्ट नजम। हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे इस सफ़र में मेरा साथ दें। एनी सपोर्ट इज़ वेलकम। लेट्स गेट ऑन विद द शो। आज की हमारी इस एपिसोड में हम मितानी एम्पायर को डिस्कस करेंगे, जो अपने ज़माने की एक बहुत ताकतवर एम्पायर थी, मगर इनके बारे में बहुत कम चर्चा की जाती है और बहुत कम इन्फॉर्मेशन लोगों को दी जाती है। ऐसा क्यों है? दोस्तों, ये एम्पायर जितनी जल्दी ताकत में आई उतनी ही जल्दी इसका खात्मा भी हो गया। चलिए आज के एपिसोड में हम मितानी एम्पायर का राइज और इनके फॉल को डिस्कस करते हैं और ज़रा डीप डाइव करते हैं कि हु आर देयर ग्रेटेस्ट रूलर्स और इनका खात्मा कैसे हुआ। मितानी एम्पायर के राइज और फॉल को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, लगभग 1500 BCE के आसपास, जब ये किंगडम आज के सीरिया और नॉर्दर्न इराक के बीच में वाक़ था। मितानी एम्पायर ने अपना सफ़र शुरू किया था जब दुनिया की बहुत सी बड़ी एम्पायर जैसे कि इजिप्शियन, असीरियन और हिटाइट्स और बेबीलोनियंस पावर स्ट्रगल में मसरूफ़ थे। तो स्लोली ऑन द साइड इनका राइज भी हो रहा था। लेकिन मितानी कैसे एक छोटे से किंगडम से एक बहुत बड़ी ताकत बन गए, ये कहानी उनके राइज से शुरू होती है। मितानी एम्पायर या यहाँ के लोग ये हुरैन ज़ुबान बोलने वाले लोग थे। हुरैन्स सीरिया और नॉर्दर्न इराक के बीच के इलाके में बहुत ज़्यादा फैल चुके थे। लगभग अराउंड 16th सेंचुरी BCE तक उन्होंने अपनी एक अलग सल्तनत भी बना ली थी, जिसका मरकज़ या इनका जो मेन शहर था उसका नाम वाशुकानी था। इनके राइज के कुछ ही अरसे बाद मितानी सल्तनत ने अपने इर्द गिर्द के ताकतवर किंगडम्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। चले आइए अब बात करते हैं मितानी एम्पायर के सबसे मशहूर राजा की, शतवारा, और उसके बाद उनके जानशीं सौसतार। ये दोनों हुक्मरानों ने मितानी एम्पायर को अपनी फौज और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के ज़रिए बहुत बड़ी रीजनल ताकत बना दिया। क्या आप जानते हैं कि मितानी एम्पायर ने इजिप्शियन एम्पायर के साथ अलायंसेस किए और इसकी वजह से उनकी फ़ौज काफ़ी ताकतवर हो गई थी। ख़ास तौर पर सौसतार की जो हुक्मरानी थी, इसके दौरान इन्होंने हिटाइट्स और असीरियंस के ख़िलाफ़ अपनी एम्पायर का जो इलाका था वो काफ़ी बढ़ाया था। सौसतार की हुक्मरानी के दौरान मितानी एम्पायर अपनी ताकत की बुलंदी पर थी। इन्होंने इजिप्ट के फ़ेरो आमेनहोतेप II के साथ एक स्ट्रेटेजिक ट्रीटी की थी। ये ट्रीटी, जो कि ट्रीटी ऑफ कादेश के नाम से जानी जाती है, सिर्फ इजिप्ट और हिटाइट्स के बीच ही नहीं थी, बल्कि ये ट्रीटी मितानी एम्पायर की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को भी शो करती है। दोस्तों, जैसे ही मितानी एम्पायर अपनी ताकत का असल इजहार कर रही थी, वैसे ही इनकी एम्पायर में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ ऐसे वाक़यात हुए या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिससे जो इनके किंगडम के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हुए। पहली बात, अंदरूनी इख्तलाफात और सियासी इंस्टेबिलिटी ने मितानी एम्पायर को बहुत नुकसान पहुंचाया। और दूसरी चीज़ जो मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा ज़रूरी थी या ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी इनके डिमाइज़ में, वो थी इनके इर्द गिर्द के दूसरे ताकतवर हमसाए जैसे असीरिया और हिटाइट्स। इनका प्रेशर आई फील के बहुत बड़ा रीज़न था इनके डिमाइज़ का। दोस्तों, 14वीं सदी BCE तक
मितानी और असीरियन एम्पायर्स आमने सामने आ चुकी थी। असीरियन हुक्मरान तुकुल्ति निन्नुरता द फर्स्ट, इसकी हुक्मरानी में असीरिया ने मितानी का जो कैपिटल था वाशुकानी, इसको 1350 BCE के आसपास हरा के जीत लिया था। और ये मितानी के लिए या मितानी एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। वाशुकानी जो इनका मेन कैपिटल था, इसके गिरने के बाद क्या हुआ, ये कहानी कुछ और दिलचस्प मोड़ लेती है। मितानी के गिरने के बाद इसके इलाके असीरियंस और हिटाइट्स एम्पायर के दरमियान डिवाइड हो गए, लेकिन मितानी का नाम पूरी तरह से मिटा नहीं। कई मितानी एलिट्स और जो इनके अमीर लोग थे वो असीरियन सोसाइटी के अंदर शामिल हो गए, उनके अंदर इंटीग्रेट कर गए और हिटाइट और असीरियन रॉयल फैमिलीज़ में इन्होंने शादियां की। और ये एक बहुत आम हो चुकी थी चीज़, बिकॉज जो इनके एलिट्स जब इंटीग्रेट हुए असीरियन और हिटाइट कल्चर में, तो उनकी आपस में शादियां हुई, तो दे असिमिलेटेड इनटू द असीरियन एंड हिटाइट कल्चर। दोस्तों, तो मितानी एम्पायर के ख़ात्मे से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये एक मिसाल है कि किस तरह कोई भी ताकतवर एम्पायर क्रम्बल हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, सिर्फ अपने अंदरूनी इख्तलाफात और बाहरी दबाव की वजह से। मितानी एम्पायर की विरासत आज भी असीरियंस, हिटाइट्स और इजिप्शियंस के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में देखने को मिलती है। आज के एपिसोड में हमने जिस एम्पायर का जिक्र किया, ये वो एम्पायर है जिसके बारे में आपने ज़्यादा सुना नहीं होगा या शायद बिल्कुल ना सुना हो, लेकिन हिस्ट्री इस एम्पायर को याद करती है एज वन ऑफ दोज जो कि वर एज पावरफुल, एज स्ट्रॉन्ग एज द बेबीलोनियंस एंड असीरियंस। लेकिन कैसे एक एम्पायर ने दूसरी एम्पायर को जब टेक ओवर किया, तो उनके लोग किस तरह इनके अंदर सिमिलेट हो गए और इनका नामो निशान मिट गया। दैट्स वेरी सिमिलर टू जो रिसेंट टाइम्स में हमने देखा कि बहुत सारी बड़ी एम्पायर छोटी छोटी एम्पायर्स को या छोटे छोटे मुल्कों को टेक ओवर कर लेती हैं एंड स्लोली एंड स्टेडीली उनका नामो निशान मिट जाता है। दोस्तों, हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने का शुक्रिया। आई होप आपने हमारी एपिसोड पसंद की होगी। हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे सफ़र में मेरे साथ रहें एंड बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी। आई थैंक यू अगेन एंड आई होप मैं आपको अगले एपिसोड में ज़रूर देखूँगा। Until then, take care.